नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना चैनल सीटेट प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो सीटेट का एग्जाम देते हैं सीडीपी में, उसमें से अध्याय सीडीपी का 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, जिसका 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन स्पेशली पियाजे से रहता है। अध्याय 5 का नाम है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की का सिद्धांत, जिसमें आज हम लोग जो है सो पियाजे के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग से यह गुजारिश है कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, और वादा करते हैं जैसे ही वीडियो अंत होगा तो मैं चैलेंज के साथ कह दूंगा कि पियाजे का प्रत्येक क्वेश्चन आप खोज करके बनाइए। अगर एक भी क्वेश्चन गलती हो रहा है तो आप इस वीडियो पर जो है सो रिपोर्ट मार दीजिए। समझ रहे ना? इतना चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, और आशा करता हूं कि इसी जो है सो सक्रियता के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे। आज इतना बेहतरीन और इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर मुर्दा भी सामने में रहेगा उसे भी मैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बढ़िया से एकदम उसके जहन में उतार दूंगा। समझ रहे ना? और उसके बाद वो यमराज को जाकर साक्षात सुनाएगा कौन सा सिद्धांत है, उसके बारे में क्या कहा है स्पेशली प्रदीप सर ने। चलिए तो शुरू करते हैं। अध्याय 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग का सिद्धांत। हम लोग आज स्पेशली पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। यह है महानुभाव का आपका फोटो, देख लीजिए साहब, यही है जो हर विद्यार्थी का दिल का धड़कन है। समझ रहे ना? अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन साहब से मुलाकात भेंट करना ही पड़ेगा, इनके सिद्धांतों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल हम सहज और सरल तरीका से आपको इनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्पेशली आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, जो भी हो। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे साहब, देखिए ये जीन पियाजे साहब है, इनका पूरा नाम है जीन पाइगेट, अंग्रेजी में लिखा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर ये स्विट्जरलैंड के क्या है, एक मनोवैज्ञानिक। हमारे साइकोलॉजी में जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सभी को मनोवैज्ञानिक ही कहते हैं। तो यह भी पूछा जाता है कि पियाजे साहब कौन थे? तो पियाजे साहब क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन से सिद्धांत दिया जी? कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी दिया। इस सिद्धांत को किन किन नाम से जानते हैं? ज्ञानात्मक या मानसिक या बौद्धिक या अवस्थाओं का अवस्था या विकासात्मक विकास का अवस्था भी कहा जाता है, या विकासात्मक विकास की सिद्धांत भी कहा जाता है। किनके सिद्धांत को? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पियाजे साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन से सिद्धांत दिए? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। सो साहब काहे यह सिद्धांत आप दे रहे हैं? तो जी इनका यह उद्देश्य था, सो मैं इस सिद्धांत के आधार पर यह जांचूं कि बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे होता है, अर्थात बच्चे अपने समस्याओं का समाधान कैसे करता है। जब भी आपसे यह पूछा जाए कि इस सिद्धांत के आधार पर पियाजे ने क्या जांचा, तो इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने जांचा कि बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे होता है, अर्थात बच्चे अपने समस्याओं का समाधान कैसे करता है। यह इन्होंने जांचने की क्या की? चेष्टा की। तो आपको पता ही है, अगर बच्चे के बारे में जांचना हो तो बच्चा का रहना क्या है? अनिवार्य है। उसमें भी अगर पड़ोसी का बच्चा हो तो उसको हर एक पक्ष की जानकारी आप जो है सो बारीकी से नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरे का बच्चा है। इसलिए पियाजे साहब ने अच्छा दिमाग लगाया। इन्होंने किस बच्चे पर शोध किया? तो इन्होंने स्वयं के बच्चे पर क्या किया? शोध किया। तो जब भी पूछा जाए तो पियाजे साहब ने किन बच्चे पर शोध का जरिया बनाया या किन बच्चों पर शोध करके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो आप कहेंगे अपने स्वयं के बच्चों पर। किन के बच्चों पर? अपने स्वयं के बच्चों पर। तो अब इन्होंने अपने बच्चे पर शोध किया, 1 साल नहीं की 20-25 साल तक शोध करते रहे, और उसके बाद लास्ट में निर्णय दिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन एक एक उस सिद्धांत के आधार पर अगर पियाजे ने एक रेखा भी खींच दिया है, उस रेखा को भी सीटेट लेकर चलता है। तो चलिए, इसलिए कहते हैं पियाजे की महत्वपूर्ण बातें,
किसके आधार पर? शोध के आधार पर जो बातें इन्होंने बच्चे के बारे में कहा, उन महत्वपूर्ण बातों को हम चर्चा करेंगे। तो क्या कहा? सबसे पहले इसको क्रम में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस सबको याद रखने की जरूरत है, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। क्या कहा इन्होंने? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि बच्चा अबोध बालक है, बच्चा के पास समझ नहीं है, तो सुन लीजिए आज के बाद पियाजे साहब ने कह दिया कि बच्चा क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। अगला बात इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बच्चा समस्या समाधान करता होता है, अर्थात बच्चे अपने समस्याओं का समाधान कैसे करता है? खुद से। कैसे करते हैं सर? खुद से करता है। अगली बात इन्होंने कहा बच्चे अपने वातावरण या पर्यावरण पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान सी वाक्य है, पर्यावरण पर क्रिया करते। पहले इसलिए लिख दिए ताकि डिटेल करते समय ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए पर्यावरण पर क्रिया करते। इसका मतलब यह है कि हम देखिए, हम अपने आसपास में जो भी वस्तुएं होते हैं उसको खरीदते हैं, उसको ले जाकर कार्य करते हैं। अगर घर में कुदाल भी रखा हुआ है, उस कुदाल को लेकर खेत में क्या करते हैं? हम खेत तामने के लिए, यानी उसको जो है नरम करने के लिए ईवीएस के रूप में कहे तो जाते हैं ना जी। तो इसका मतलब वो पर्यावरण का वस्तु है, आप कार्य कर रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं। शुरू यानी सोकर उठे, अब पूरा दिन का जो परिचर्चा है, आपका दिनचर्या है, वो सब क्या है? आप पर्यावरण पर क्रिया कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा? सो प्रत्येक दिन शाम 6 बजे से लाइव क्लास दूंगा, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? अपने वातावरण पर क्रिया कर रहा हूँ, जैसा जैसा वातावरण पर क्रिया कर रहा हूँ। तो पियाजे ने यह बात कहा, यह बिल्कुल सही है। अगली बात इन्होंने क्या कहा? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है। अगर कोई यह पूछे कि बच्चे निष्क्रिय ज्ञान निर्माता होता है कि सक्रिय, तो ध्यान रखेंगे बच्चा हमेशा क्या होता है? सक्रिय। आप यह नहीं कह सकते कि बच्चा निष्क्रिय होता है, इसलिए इन्होंने कहा बच्चे सक्रिय ज्ञान क्या होते हैं? निर्माता होते हैं। अगला बात सबसे महत्वपूर्ण, बार बार आते रहता है, बच्चों का विकास पियाजे के अनुसार किन रूपों में होता है? गुणात्मक रूपों में। किन रूपों में? गुणात्मक। वैसे अगर पूछेगा विकास होता है, सीधे विकास होता है तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक? परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में। और कौन? गुणात्मक दोनों रूपों में। सीधे अगर कहेगा विकास होता है तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में। मात्रात्मक का अर्थ हुआ जिसे ठीक ठीक मापा या तोला जा सके, गुणात्मक का अर्थ हुआ जिसे ठीक ठीक मापा या तोला ना जा सके। विकास के 6 आयाम है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और सामाजिक विकास, जिसमें केवल शारीरिक विकास ही मात्रात्मक है। कौन विकास जी? शारीरिक विकास ही क्या है? मात्रात्मक है। बाकी सभी विकास क्या है? गुणात्मक है, अर्थात जिसे ठीक ठीक मापा या तोला नहीं जा सके। तो 6 आयामों में से पियाजे साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो संज्ञानात्मक विकास ऑलरेडी ही गुणात्मक है। क्या है? गुणात्मक है। इसलिए कभी भी पूछा जाए पियाजे के अनुसार विकास किन रूपों में होता है? मात्रात्मक की गुणात्मक? तो ध्यान से टिक लगाएंगे, गुणात्मक रूपों में होता है। अगर सीधे पियाजे का नाम न दे, सीधे कहेगा विकास होता है, 1 में गुणात्मक, 2 में मात्रात्मक, 3 में दोनों, तो लगाएंगे दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला लाइन है, पियाजे साहब ने कहा कि लगभग 6 या 7 वर्ष के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। संज्ञानात्मक परिपक्वता, परिपक्व मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास का पूर्ण हो जाना। तो छोटे बच्चे में कभी पूर्ण होगा? यहाँ तो बच्चा किशोरावस्था के पार जाता है तभी जाकर माना जाता है कि विकास लगभग क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है, लेकिन वो भी जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो किस आयु वर्ष के बच्चों के विकास या संज्ञानात्मक परिपक्वता में अभाव पाया जाता है पियाजे के अनुसार? तो लगाएंगे 6 या 7। कौन? 6 या 7। अगर आपको 6 और 7 में से दोनों रहे तो 6 वर्ष लगाइएगा। कौन लगाइएगा? 6 लगाइएगा, ध्यान से।
अगला बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बौद्धिक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। बिल्कुल पियाजे साहब देख रहे हैं ना, इतना विचार व्यक्त किए, इतने गहन सोच उनके पास है जिनका कोई जवाब नहीं। बौद्धिक विकास या मानसिक विकास अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप किसी का नकल कीजिएगा तो नकल करके आप हमेशा उससे पीछे रहिएगा, उससे आगे कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए पियाजे साहब ने कहा बौद्धिक विकास नकल पर आधारित न होकर किस पर आधारित है, खोज पर। अर्थात आप अपने खुद से जितना ज़्यादा किसी विषय वस्तु पर खोज कीजिएगा, उसके बारे में जानकारी जुटाइएगा, आपका विकास यानी मानसिक विकास उसमें क्या होंगे और बढ़ेंगे। और किसी का नकल कीजिएगा, रट लीजिएगा तो आपका विकास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पियाजे साहब ने कहा कि हमारे तर्क और विचार अनुकूलन के भाग है। देखिए ऐसा वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा जिसमें पियाजे के हर एक बातों को सहज और सरल तरीका के साथ आपके सामने प्रस्तुत करे। मैं चैलेंज करूंगा आप पूरे YouTube के हर एक वीडियो को खोजिए और मेरे वीडियो से संबंधित कंटेंट को उसको मिलान कीजिए। आपको जैसे ही मिलान कीजिएगा तो इसमें कंटेंट प्लस रहेगा लेकिन माइनस नहीं रहेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। तो कह रहा है हमारे तर्क और विचार अनुकूलन के भाग है। अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। देखिए अनुकूलन का भाग, जैसे कि मैं इसका सहज और सरल एग्जाम्पल देता हूँ। अभी लोकसभा 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें अलग अलग पार्टी के संदर्भ में समाज क्या हो गए थे, बट गए थे। देखिए जो लोग या जो व्यक्ति या जो हमारे मित्र इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रहे थे तो हर एक तर्क में, गलत भी तर्क में इंडिया अलायंस सही है और अच्छे भी विचार में इंडिया अलायंस सही है। और जस्ट इसका उल्टा जो अगर बीजेपी या एनडीए को सपोर्ट कर रहा है वो क्या कहते हैं, एनडीए गलत भी किया तब भी वो सही है और सही किया तब भी वो सही है। तो रियल में वो उनका वैल्यू, वो जो कहेगा नहीं मैं अपने अनुसार से बोलता हूँ, वो अपना अनुसार नहीं बोलते हैं। ये पियाजे साहब ने कह दिया कि हमारे तर्क और विचार किसके भाग है, अनुकूलन के। अर्थात आप जिसमें मिलना चाहोगे, जिसको पसंद करना चाहोगे, उसके हर एक गलती को आप क्षमा कर दोगे, उसके बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बात बोलोगे। और जिसको आप नापसंद करोगे, जिससे दूर हटना चाहोगे, उसके अच्छाई में भी आप बुराई खोज लोगे। ये किनका विचार है, ये किनके, महानुभाव जीन पियाजे का विचार है। इन्होंने क्या कहा, हमारे तर्क और विचार अनुकूलन के भाग है। इसी प्रकार आप देखिएगा गांव घर में भी झंझट होता है, किसी तीसरे आदमी को बुला कर लाइए, कहिए इस झगड़ा का जो है सो पंचायती आप कर दीजिए, तो देखिएगा सामने वाला अगर उसके रिलेशन से कोई रहेगा तो वो गलती भी करेगा तो उसी के सपोर्ट में आ जाएगा और दूसरे को डांटने लगेगा। तो इसमें वो उसका गलती नहीं है। ये किनका विचार है, पियाजे साहब का। हमारे तर्क और विचार किसके भाग है, अनुकूलन के भाग है। अर्थात मैं जिसमें मिलना चाहता हूँ उसके हर एक विचारों को सही साबित करूंगा, जिसमें नहीं मिलना चाहूंगा उसके हर एक विचार को क्या करूंगा, गलत साबित करूंगा। तो बिल्कुल यह सही है कि नहीं जी, तो बिल्कुल सही है। आपसे पूछेगा किसने कहा हमारे तर्क और विचार अनुकूलन के भाग है, तो किसने, पियाजे साहब ने। अगला, बच्चे दुनिया के समक्ष अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कोई यह कहे कि मैं बच्चों को ज्ञान सिखाता हूं तो सर यह बिल्कुल गलत है। पियाजे साहब ने कहा कि बच्चे दुनिया के समक्ष अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या सीखना है, नहीं सीखना है, बच्चे स्वयं सीखते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट अगला है, बच्चों में विचार पहले और भाषा बाद में आता है या विकसित होता है। बिल्कुल यहीं पर वाइगोस्की और पियाजे में टकराव है। पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चों में विचार पहले और भाषा बाद में विकसित होता है, लेकिन वाइगोस्की साहब कहते हैं बच्चों में भाषा पहले और विचार बाद में विकसित होता है। दोनों में इसी बात को लेकर टकराव है। कहीं पर भी एक लाइन में कह दे, आपसे कभी भी पूछ दे एक लाइन में, मैं इसके बारे में बताऊंगा भी, विचार और भाषा में अग्रणी है, विचार और भाषा में अग्रणी है। तो इसका सही जवाब होगा कौन, पियाजे साहब। कौन होंगे, पियाजे। जस्ट इसका उल्टा लिख दे, भाषा और विचार में अग्रणी है, भाषा और विचार में अग्रणी है यानी आगे हैं। तो इनमें कौन आगे हैं, तो जस्ट हो जाएंगे, इसका जवाब कौन हो जाएंगे, वाइगोस्की साहब। कौन हो जाएंगे, वाइगोस्की।
बस इसमें ये ध्यान रखना है, कभी कभी विद्यार्थी गलती कर देगा, जिसमें देखिए भाषा बच्चे के विचार और संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है या भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है, तब किसको टिक लगाएंगे? वाइगोस्की को। आज जब कहेगा विचार बच्चों के भाषा सामाजिक विकास को बढ़ाता है, तब किसको टिक लगाएंगे? पियाजे साहब को। इसमें क्या होता है, आगे पीछे तो मैं बता दिया, लेकिन विद्यार्थी इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार समझ नहीं पाता है। बस ये ध्यान रखिए, जिसमें कहेगा विचार का महत्व भाषा विकास में ज्यादा है, तो लगाएंगे कौन? पियाजे। या जिस इसी को पहले विचार फिर भाषा दिया, इसी को कह देगा भाषा विकास में विचार की अहम भूमिका है। तो देखिए इसमें भी किस पर बल दिया गया है? विचार पर बल दिया गया है। इसमें अगर आप आगे पीछे देख करके अगर टिक लगाइएगा, आप कहिएगा सुप्रदीप सर बोले थे जहाँ पर भाषा आगे विचार बाद में वाइगोस्की लगा देना, जहाँ से विचार पहले भाषा आगे में तो पियाजे लगा देना, तो गलती हो जाएगा ना साहब। इसको याद नहीं रखना, इसको समझना है। देखिए भाषाई विकास में विचार की क्या है? अहम भूमिका है। इसका मतलब इसके विकास में विचार का योगदान है, तो विचार का योगदान है तो किसने? पियाजे। अब फिर कहेगा विचार और संज्ञानात्मक विकास में भाषा का योगदान है, तब लगाएंगे किसको? वाइगोस्की साहब को। हर एक चीज को हम डील करते चलेंगे। चलिए पहले फिर व्याक आते हैं। तो अब जैसे ही कहेगा बच्चों में विचार पहले भाषा बाद में आता है, यह किसने कहा? ये पियाजे साहब ने कहा। अब फिर उसी प्रकार विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है, यह भी बात किसने कहा? पियाजे साहब। देखिए ना किस पर बल है? विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है, तो यह किसने कहा? तो ये कहा है किसने? पियाजे साहब ने। अगला कहा बच्चे द्वारा स्वयं से बातें करना, पियाजे उसे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता, अंग्रेजी में कहते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय अगर स्वयं से बातें कर रहा है तो पियाजे साहब उसको किस वार्ता के अंतर्गत रखेगा? तो उसे कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता, यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच। समझ रहे ना? और फिर बार बार क्वेश्चन आता है कोई भी बच्चा काम करते समय क्यों बातें करता है? तो चाहे पियाजे के अनुसार पूछे चाहे वाइगोस्की के अनुसार पूछे, उसका उत्तर एक ही होगा, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए या अपने कार्य को दिशा देने के लिए बच्चे स्वयं से बातें करता है। तो बिल्कुल इनके तर्कों को समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ जाएंगे। कहे सो आपका काम है केवल कॉन्सेप्ट रूप से आप मानसिक रूप से तैयार होके बैठिए और देखिए कहाँ जा रहा है विचार। अगला विचार है, चलिए भाषा विकास में ये तो अभी बताए हैं। नेक्स्ट अगला है, फिर कभी भी कहेगा अनुकूलन की अवधारणा का संबंध किससे है? तो सीधे कहेंगे पियाजे से। अनुकूलन की अवधारणा का संबंध किससे है? पियाजे से। अब अनुकूलन किसे कहेंगे? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाएगा? अनुकूलन। कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ आप हूँ, हर व्यक्ति को अनुकूलन करना ही पड़ेगा। जब तक अनुकूलित नहीं होइएगा तब तक आप में विकास नहीं हुआ। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ठहर से आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तो मेरा तर्क आपके मस्तिष्क में संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता लाएगा। तो जब तक आप उसको ध्यान से देखिएगा नहीं तब तक आपको मेरा विचार पसंद नहीं आएगा। तो यही तो है अनुकूलन। और जब तक अनुकूलन नहीं कीजिएगा तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो अनुकूलन क्या है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु कुछ भी हो, वो अपने आप को क्या करता है? वातावरण के साथ स्वयं को ढालता है, यानी अनुकूलित करता है। देखिए ना अभी गर्मी का मौसम है तो हम लोग हल्का कपड़ा पहनकर घूमते हैं ना, पंखा के सामने रखते हैं, कोई कूलर चला लिया है, कोई एसी लगा लिया, उसके सामने रहता है ना। तो ये क्या है? गर्मी से बचने के लिए अपने शरीर के टेम्परेचर को पहले के जैसा बनाए रखने के लिए मैं ठंडा को खोजता हूँ। और यही अगर ठंडी महीना आ जाए तो आप उसको कहिए एसी में रहिए, उसको कहिए पंखा में रहिए, रहेगा नहीं। तब ठंडा मौसम है उसके अनुसार अनुकूलन करेगा। वो जैकेट, स्वेटर, कंबल, चट्टी सब ओढ़ करके रखेगा।
फिर भी वहाँ पर भी वो ध्यान रखेगा मेरा शरीर का टेम्परेचर कम ना हो। तो यही तो है अनुकूलन। कोई भी व्यक्ति हो, कोई बच्चा अगर क्लास में पढ़ने के लिए आता है, सीटेट का क्लास पढ़ने के लिए आता है, तो उसको विचार कब समझ में आएगा? जब इस विषय के प्रति, इस कक्षा के प्रति स्वयं को अनुकूलित कर लेगा। अनुकूलित कब करेगा? तो जो टाइम सर जी निर्धारित करे हैं उस टाइम पर आए, जब ब्रेक दे तब ब्रेक पर जाए, जो रूटीन बनाए उस रूटीन के अनुसार बच्चा पठन पाठन करे। ऑटोमेटिक वो क्या कर जाएगा? उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाएगा। और जितना जल्दी वो अनुकूलित होगा उस विषय में, उस क्षेत्र में, वो उतना ज़्यादा पारंगत होगा। यही सोच लिए, चाहे वो डॉक्टरी लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे खेती किसानी हो, समझ रहे ना, दुनिया के कोई भी कार्य हो उसमें क्या जरूरी है? अनुकूलन। क्या जरूरी है? अनुकूलन। या तो स्वयं से हो जाइए या वातावरण आपको स्वयं से करवा लेगा, समझ रहे ना। और नहीं होइएगा तो जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया है वैसे ही आप भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त। अब है अनुकूलन, समझ गया। अब हर व्यक्ति अनुकूलन करने के लिए कम से कम दो प्रकार अपनाता है, दो तरीका अपनाता है। एक तरीका है आत्मसातीकरण, एक है क्या? समायोजन। एक और तरीका है, संविधान बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बता दें अनुकूलन दो प्रकार का होता है। एक आत्मसातीकरण, एक क्या है? समायोजन। यानी कोई व्यक्ति अनुकूलन करना चाहता है तो इस प्रोसेस को पकड़ेगा, आत्मसातीकरण। कोई अनुकूलन करना चाहता है तो किसको पकड़ेगा? समायोजन। तो अब देखिए आत्मसातीकरण किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण। इसका मतलब यह है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग जो पहले से पढ़े हुए हैं बहुत जन, तो मैं आपको पहले वाले ज्ञान में अपने विचारों को क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। तो आप हमारे वीडियो से, मेरे विचारों से, मेरे तर्कों से कैसे जुड़कर अनुकूलित होइएगा? तो आप लोग कर रहे हैं क्या? आत्मसातीकरण। क्या कर रहे हैं सर? आत्मसातीकरण। हाँ मैं जानता हूँ, यह भी जानता हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? अनुकूलित होने का प्रयास आप भी कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर? आत्मसातीकरण। पहले जो आप जितना जाने हैं उसमें मैं थोड़ा क्या किया हूँ? बढ़ा दिया हूँ। तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, या प्रचलित योजना में नवीन जानकारी को जोड़ना। ध्यान रखेंगे, प्रचलित योजना में नवीन जानकारी को जोड़ना, नवीन जानकारी को जोड़ना क्या कहलाएगा? तो ये भी कहलाएगा क्या? आत्मसातीकरण। अब चलिए मैं दूसरे टाइप के विद्यार्थी को कह रहा हूँ। कोई अगर आत्मसातीकरण नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा? समायोजन। समायोजन किसे कहेंगे? पूर्व ज्ञान अर्थात स्कीमा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? समायोजन। यानी आप पहले से जो सीख कर रखे हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ अगर डाउट होगा आपके मस्तिष्क में, तो उस डाउट को यहाँ पर एक एक करके क्लियरेंस मिलता जाएगा। तो आप कहेंगे अच्छा, मैं जो पहले ये याद करके रखा था, अब ये नहीं होकर जो सर बता रहे हैं ये याद करके रखना होगा, या ये समझकर रखना होगा। तो आप जो मेरे वीडियो के साथ अनुकूलित कर रहे हैं, तो जो आप अपने तर्क को बदल रहे हैं, जैसे ही बदले आप अपने आप में महसूस कीजिए, तो आप क्या कर रहे हैं? समायोजन। आप खुद महसूस कीजिए, मैं पहले से जानता हूँ, सर ने थोड़ा और बता दिया तो मैं बहुते जान गया, यानी इससे ज़्यादा जान गया। तो आप क्या कर लिए? आत्मसातीकरण। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। आप हंसिए नहीं, चलिए आगे बढ़िए। देखिए अब है समावेशन। लगभग समायोजन और समावेशन दोनों सेम ही है। जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो क्या कहलाता है? समावेशन। जब संज्ञानात्मक संरचना, ध्यान रखेंगे संज्ञानात्मक संरचना किसे कहेंगे? तो मस्तिष्क के जितने भी क्रियाएं हैं, सोचना, समझना, निर्णय लेना, निरीक्षण करना, कल्पना करना, याद रखना, वो सभी कहलाएगा संज्ञानात्मक संरचना अर्थात मेंटल स्ट्रक्चर को संशोधित किया जा रहा है। तो देखिए संशोधन और परिवर्तन दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन डिफिनीशन के अनुसार, शब्द के अनुसार जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा रहा हो तो यह भी अनुकूलन के ही अंतर्गत आता है। उसे कहते हैं समावेशन। क्या कहते हैं? समावेशन। और ये क्या है? समायोजन। पूर्व ज्ञान अर्थात स्कीमा में परिवर्तन। जैसे इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है, एक पूछा कि एक बच्चा ने यह दिमाग में
अपने स्कीमा में यह सेट कर लिया है कि हर काला पक्षी कौवा होता है। क्या होता है? हर काला पक्षी कौवा। तो वह अपने पापा के साथ सुबह सुबह सैर पर जा रहा था। उन्होंने कोयल को देखा। किसको देखा? कोयल को। और वो बच्चा कहा पापा वो देखो कौवा, वो देखो क्या? कौवा। तो वो जो अपने माइंड में सेट कर लिया कि काला पक्षी कौवा होता है, तो वहाँ पर था कोयल लेकिन उसके मुख से निकला कौवा। तो पापा कहते नहीं बाबू, कौवा नहीं है, ये क्या है? कोयल है। तो पहले जो वो समझ करके रखा था उस ज्ञान में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। इसका मतलब वो बच्चा क्या कर लिया? समायोजन। बस दोनों का एग्जाम्पल सेम ही है। फिर कहेगा एक बच्चा ये माइंड में सेट कर लिया, वो अपने संज्ञानात्मक संरचना को यह विकसित कर लिया है कि हर उड़ने वाला वस्तु क्या होते हैं? उड़ने वाला चीज पक्षी होता है। तो वह फिर पापा के साथ घूमने के लिए जा रहा था, तो ऊपर में उड़ रहा था पतंग। उसने कहा पापा देखो वो पक्षी है, पक्षी उड़ रहा है। तो पापा ने क्या कहा उसको? से बाबू वो पक्षी नहीं है, वो क्या है? पतंग। तो फिर वो क्या किया? अपने मेंटल स्ट्रक्चर को संशोधित करके सेट किया, अच्छा हर उड़ने वाला वस्तु पक्षी नहीं होता है, वो पतंग भी हो सकता है। तो यह किसका उदाहरण है? समावेशन का। बिल्कुल समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला विचार है, अगला फिर संज्ञानात्मक संरचना। जैसे कि मैंने कहा किसे कहेंगे? तो ये मानसिक क्रियाएं जितने भी है संज्ञानात्मक संरचना के अंतर्गत आएगा। जैसे सोचना, समझना, याद करना, निरीक्षण करना, कल्पना करना, समझना, ये सब क्या कहलाएगा? संज्ञानात्मक संरचना। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विचार है स्कीमा। कौन विचार है? स्कीमा। देखिए स्कीमा तो बार बार पूछता है स्कीमा का संबंध किससे है, या अभी तक जितने भी विचार बताए हैं एक शब्द में दे देगा। कहेगा अनुकूलन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से, समायोजन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से, समावेशन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से, आत्मसातीकरण का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से। सीधे लगाना है पियाजे। कैसे लगाना है? पियाजे। तो चलिए स्कीमा। तो देखिए स्कीमा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मस्तिष्क, मत्था। हम लोग कहते हैं मत्था, मत्था फूट गया भाई। तो पियाजे रहता तो वो कहता इसका स्कीमा फूट गया है। तो पियाजे मस्तिष्क को किस नाम से जाना है? स्कीमा को। इन्होंने कहा, पियाजे ने कहा स्कीमा एक संग्रह गृह है जो क्या करता है? सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से इकट्ठा करके यानी एकत्रित करके रखता है। जैसे हम लोग गांव घर में मुर्गा बनाते, मुर्गा भूसा रखने के लिए, क्या रखने के लिए? भूसा रखने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? मुर्गा। तो मुर्गा क्या है? भूसा को एकत्रित करने का जगह। तो ये भी क्या है? स्कीमा भी समझिए एक मुर्गा है। तो इसमें भूसा नहीं रखते हैं। कभी कभी हम लोग भी कह देते हैं मत्ता में भूसा कसल था, तो बुझे ओकर उसका स्कीमा क्या है? मुर्गा है, मुर्गा। मस्तिष्क न कहकर उसको क्या कहेंगे? मुर्गा। लेकिन पियाजे साहब कहते हैं उसको क्या? स्कीमा। समझ रहे ना? चलिए तो ये क्या करता है? सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित करके रखता है। सर कहेंगे कैसे एकत्रित करके रखता है? मुझे नहीं पता है, आप बताइए। तो मैं बता रहा हूँ। आप मूवी देखते होंगे, कोई कहानी पढ़िए, कोई भी पढ़िए, तो आप मूवी का मानकर चलिए 3 पार्ट है, आप दूसरा पार्ट पहले देख लीजिए, फिर पहला पार्ट देखिए और उसके बाद तीसरा पार्ट देखिए। देखिए आप कैसे क्रम करके देखे हैं। पहले देखें दूसरा पार्ट किसी मूवी का, फिर देखें पहला पार्ट, और फिर देखें क्या? तीसरा पार्ट। आप देखें आगे पीछे। और कोई व्यक्ति कहेगा भाई मूवी देखे हैं, क्या है कहानी, मुझे सुनाओ। तो आप उसको सुनाएंगे कैसे? 1 2 3 करके आप ऐसे क्रम से सुनाएंगे, शुरू से लेकर अंत तक। यही है ना मस्तिष्क, यही तो है स्कीमा का काम। आप कोई भी सूचनाओं को आगे पीछे करके आप सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन माथा उसको क्या करता है? क्या करता है? क्रम में लगा दीजिए, पहले कौन जाना है, फिर कौन जाना है, फिर कौन जाना है। समझ गए ना? तो ये जो पियाजे साहब कह रहा है यह गलती है कि सही है? तो बिल्कुल सही है। हम लोग जो भी सीखते हैं, समझते हैं, कहाँ जाता है जी? कहाँ जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है स्किम्स। क्या है? स्किम्स। देखिए लिखा हुआ है बार बार दोहराना। यहाँ पर एक शब्द छूट गया। सीखे हुए चीज को बार बार दोहराना। सीखे हुए चीज को, जो भी चीज सीखते हैं किस में जाता है? स्कीमा में। और जब सीख लिए तो उसको जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्कीम्स। इसमें एक सवाल आता है, एक बच्चा जूता मोजा पहनना सीख लिया है,
जब भी उसके विद्यालय का समय होता है वो जूता मोजा पहनकर तैयार हो जाता है। बताइए किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? चलिए यहाँ तक का हो गया, समझ रहे ना आप, जागरूक है ना जी। चलिए सही रहिए, आगे चलते हैं। जा आप देखिए डर के मारे भाग रहा है। हाँ फिर आगे आगे देखिए, ये तो सारा चीज बताया ही है, फिर रिपीट हो गया है। पियाज अनुकूलन 2 पार्ट का, आत्मसातीकरण, समायोजन। आप देखिए इसमें एक था साम्य धारण। क्या है? साम्य धारण। कुछ बच्चा ऐसा है जो अनुकूलन करने के लिए थोड़ा आत्मसातीकरण भी करता है, थोड़ा समायोजन भी करता है। क्या करता है? थोड़ा आत्मसातीकरण भी करता है, थोड़ा क्या करता है? समायोजन भी करता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? साम्य धारण। ध्यान रखेंगे, जब आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संबंध को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? साम्य धारण। ये थोड़ा पेज आगे पीछे हो गया, ध्यान रखेंगे। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, ये 2 प्रकार के होता है, आत्मसातीकरण, समायोजन। आत्मसातीकरण कहते हैं पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना या प्रचलित योजना में नवीन जानकारी को जोड़ना। समायोजन पूर्व ज्ञान अर्थात स्कीमा में परिवर्तन। और जब हम आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संबंध जोड़ेंगे क्या कहलाएगा? साम्य धारण। या इसमें क्वेश्चन कहेगा एक बच्चा किसी विचारों को समझने के लिए पहले पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेता है, फिर अपने पूर्व ज्ञान अर्थात स्कीमा में भी परिवर्तन करता है। तो दोनों क्रिया कर लिया बच्चा, आत्मसातीकरण भी कर लिया, समायोजन भी कर लिया। कौन टिक लगाएंगे? साम्य धारण। कौन लगाएंगे? साम्य धारण। साम्य धारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वही है। नेक्स्ट अगला है जीववाद या जीववादी गुण या जीववाद। सीधे पूछेगा किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है, तो पियाजे। जीववादी किसे कहेंगे? तो देखिए इस गुण के आधार पर बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? अंतर नहीं कर पाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीववादी गुण कहते हैं। जैसे बच्चा देखिए, छोटा बच्चा चलता तो अपने इधर जाता है उधर, तो कभी दीवार से टकराकर खुद गिर गया, या पीढ़िया है ना, पीढ़िया से टकराकर, चौकी से टकराकर खुद गिर गया और रोने लगा। मैं बाप पूछेगा बच्चा का भलो काहे रो रहा है, तो कहेगा ई हमको मारा। कौन मारा? ई। और जो कि देखिए बोर्ड उसको मारेगा, दवाल मारेगा? नहीं मारेगा। लेकिन उसको क्या लगता है कि दवाल में, बोर्ड में, पीढ़िया में, चौकी में भी क्या होते हैं? प्राण होते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ उसी प्रकार वो भी सोचते हैं। तो माँ बाप उसको चुप करने के लिए क्या करता है? उस चौकी को कहता है ए था मेरा बउआ को मारा, तुमको भी मारे, देखो चोट लगा ना। बउआ एकदम चुप है। बच्चा को लगता है लग लो एकरो, लग लो जोर से। क्लियर ना? तो ये इस गुण को क्या कहते हैं? जीववादी। तो देखते हैं बच्चा जब यह सोचता है कि बादल, पहाड़, सूर्य, चंदा, इन सब की अपनी मनसाएं और इच्छाएं होती है, ये कौन सा गुण है? तो इस गुण को कहेंगे जीववादी। कौन गुण कहेंगे? जीववादी। और सबसे बड़ा चीज याद कीजिए आप लोग, बचपन वाला क्या कहते हैं पता? अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें क्या कहते थे? दोस्त पता छो हमने नानियों गाँव गोलियो तो चंदा मामा पीछे पीछे को चले लो। चंदा मामा कहता चलो पीछे पीछे। बादल लगा होता है तो जाने चाहिए हम गोलियो खेतो ही बादल हमारा पीछा करे चले लो, जकर कोनो जवाब नहीं। हम नुका नुका के जाए चलो। तो ये क्या है? बादल उसका पीछा करेगा नहीं, चंदा मामा पीछा करेगा नहीं, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे पीछे पीछे गया है। कहाँ गया है? पीछे पीछे। बताइए परछाई, याद है? परछाई। परछाई जत जत जाए हमारा पीछे पीछे आवे है। ये किछिए कौन सा गुण है जी? इस गुण को कहेंगे जीववादी। समझ गए? तो जीववादी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? पियाजे साहब। चलिए नेक्स्ट अगला है केंद्रीकरण गुण। बार बार आता है केंद्रीकरण। आप लोग क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, आंख मूंद कर किसी को लगा दो। नहीं समझ में आता है तो सबसे ज्यादा ये लगता है अकर बकर बम्बे भो 80 90 पूरे 100, जिस पर लगा 100 उसको आंख मूंद कर लगा दे। नहीं सर, आज के बाद ना क्वेश्चन आपसे भागेगा, चैलेंज कर देते हैं। चलिए केंद्रीकरण लिखा हुआ है। केंद्रीकरण इसका मतलब है जब बच्चा एक समय में किसी एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, अलग अलग पक्ष पर नहीं। इस कार्य को कहते हैं, इस गुण को कहते हैं कौन गुण? केंद्रीकरण गुण। जैसे देखिए यहाँ पर
एक गिलास में और एक कटोरी में दूध की मात्रा समान है। दूध की मात्रा क्या है? समान। गिलास में भी 200 ml है, 200 ग्राम है, और मानकर चलिए कटोरी में भी 200 ml होना चाहिए, लेकिन ग्राम चल गया, कोई बात नहीं। हम लोग तो तेल को ग्राम में भी नाप देते हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए इस पर ध्यान न दीजिए आप, मेन तर्क है उसको देखिए। तो देखिए गिलास में भी 200 ग्राम है, अब मान के चलिए कटोरी में भी क्या है? 200 ग्राम। अब गिलास की चौड़ाई कम है लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है? ज्यादा। कटोरी का चौड़ाई गिलास से क्या है? ज्यादा है, लेकिन इसकी ऊंचाई गिलास से क्या है? कम है। तो केंद्रीकरण गुण में वाला बच्चा क्या करेगा? तो दोनों में एक पतले गिलास, पतले और ऊंचे गिलास, और एक थाली कहेगा छिप्पा, जगह अपना के छिप्पा, कटोरी में दूध की मात्रा या पानी की मात्रा समान है। और बच्चा से जब पूछा जाता है कि बताओ बच्चा किसमें दूध अधिक है किसमें कम, तो बच्चा कहेगा गिलास में ज्यादा है कटोरी में कम। तो इसको कहिएगा कैसे? तो कहेगा देखो गिलास का ऊंचाई ज्यादा है, कटोरी का ऊंचाई क्या है? कम है। तो यहाँ पर देखिए इसने किस पक्ष पर बल दिया? केवल एक, जिसका नाम क्या रखा है? ऊंचाई। क्या रखा है? ऊंचाई। लेकिन इन्होंने चौड़ाई पर बल दिया नहीं। तो इसका मतलब बच्चा सही जवाब दिया कि गलत? तो जैसे ही गलत जवाब दिया, इस गुण को क्या कहते हैं? केंद्रीकरण गुण। क्या कहते हैं? केंद्रीकरण। समझ गए? तो फिर से देखिए, जब बच्चा एक समय में किसी एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है तो इस गुण को कहते हैं केंद्रीकरण गुण। जैसे गलत जवाब देता है कि गिलास में दूध क्या है? अधिक है, उसको कहेंगे क्यों? तो कहेगा गिलास का ऊंचाई ज्यादा है। कहेंगे कटोरी में कम है, कैसे? कहेगा उसका ऊंचाई क्या है? कम है। तो केवल किस पर बल दिया? ऊंचाई पर, जबकि दोनों में मात्रा समान है। तो इसका मतलब बच्चा कौन गुण दर्शा रहा है? केंद्रीकरण गुण। माइंड फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुश हो जाइए, खुश होइए, आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है विकेंद्रीकरण। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ चलिए अगला है विकेंद्रीकरण। कौन गुण है जी? विकेंद्रीकरण। देखिए लिखा हुआ विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण मतलब एक जगह फिक्स होना। विकेंद्रीकरण मतलब चारों बगल छिड़िया जाना, फैल जाना, विकेंद्रीकरण। तो देखिए विकेंद्रीकरण क्या करता है? तो जब एक समय में अनेक पक्षों पर क्या किया जाता है? ध्यान केंद्रित किए जाते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। जैसे फिर वही बात, एक पतले गिलास और एक कटोरी या थाली में दूध की मात्रा दोनों में क्या है? समान है। दूध की मात्रा दोनों में समान है। एक बच्चे से पूछेंगे बताओ किसमें दूध अधिक है किसमें कम? बच्चा कहेगा दोनों में बराबर है। कहेगा कैसे? बताओ तो गिलास का ऊंचाई ज्यादा है, थाली का कम है, तो दोनों में बराबर हुआ। तो बच्चा कहेगा ओ चचा, ओ मसा, ऊंचाई ज्यादा है लेकिन इसका चौड़ाई कम है, इसका ऊंचाई कम है लेकिन चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब दोनों में दूध की मात्रा क्या है? समान है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं विकेंद्रीकरण। देखते हैं लिखे हैं, बच्चा जवाब देता है कि दोनों में दूध की मात्रा समान है। किसके आधार पर? ऊंचाई और चौड़ाई दोनों के आधार पर। यानी एक पक्ष पर, एक समय में अनेक पक्ष पर बल दे रहा है बच्चा। तो कौन सा गुण दर्शा रहा है? विकेंद्रीकरण। चलिए आगे देखते हैं। संरक्षण बार बार आता है। संरक्षण, संरक्षण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कुछ गुणों को बदलने पर उसका मूल गुण नहीं बदलता है, इसी गुण को क्या कहते हैं? संरक्षण। किसी वस्तु के कुछ गुणों को बदलने पर उसका मूल गुण नहीं बदलता है, इसे क्या कहते हैं? संरक्षण। जैसे एक कटोरी में दूध की मात्रा है 100 ग्राम, तो इसका ऊंचाई था कम, ऊंचाई था क्या? कम। अब इस कटोरी के दूध को हम क्या कर दिए? एक पतले गिलास में डाल दिए, तो इसका भले ऊंचाई ज्यादा हो गया लेकिन इसमें 100 ग्राम के जगह पर 200 ग्राम दूध होगा? नहीं होगा ना सर। जितना कटोरी में था वही डाले थे, इसमें उतना ही है ना, उतना ही है। यानी दोनों में दूध की मात्रा समान है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? संरक्षण। और जब समान है तो केंद्रीकरण गुण की विकेंद्रीकरण। तो आप कहेंगे विकेंद्रीकरण, तो बार बार आता है कि सर संरक्षण,
किस गुण के अंतर्गत आता है? केंद्रीकरण की विकेंद्रीकरण। आप कहिएगा विकेंद्रीकरण। क्यों? क्योंकि प्रदीप सर ने कहा है कटोरी में दूध की मात्रा जितना होगा उसी कटोरी वाले दूध को पतले गिलास में जब डाल देते हैं तो जैसे ही डालते हैं तो उसका भले ऊंचाई बढ़ जाए लेकिन मात्रा क्या होता है? समान होता है। इस गुण को कहते हैं क्या? विकेंद्रीकरण। यही है कौन? संरक्षण। बुझ गए कि नहीं? अब चलिए एक और मतलब विचार बताते हैं। देखिए क्या बताते हैं। लेडीज सबको कैसे ठगता है कंपनी वाला, फेयर एंड लवली वाला सब। देखिएगा उसका ढक्कन, आप पॉन्ड्स का ढक्कन देखिएगा तो ढक्कन बनाएगा इतना बड़ा, अंदर से रहेगा इतना ही बड़ा। देखिएगा ऐसे 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 देखिए, पॉन्ड्स सब का ढक्कन देखिएगा, रहेगा इतना बड़ा, अंदर से रहेगा इतना ही बड़ा। ऐसे करके ढक्कन लगा दिया ऊपर में, आपको लोग वाह इतना बड़ा ढक्कन है, लेकिन उसमें कितना पॉन्ड्स है? बहुत कम। यही है कौन? संरक्षण। यही है संरक्षण। एक और देखे थे चाय वाला गिलास, कहीं पर गए थे घर देखी में तो चाय का कप इतना बड़ा था, इतना बड़ा। इतना बड़ा कप में जो है सो चाय दे रहे थे तो हम लोगों को लगा भाई इतना बड़ा कप में कैसे चाय पिएंगे, लेकिन जैसे ही 2 चुस्की लिए चाय पूरा क्या हो गया? खत्म। क्योंकि दिखने में था कप इतना बड़ा लेकिन चाय कितना जगह पर? इतना ही जगह पर था। ये कौन सा गुण है? यही है संरक्षण गुण। कौन सा गुण है सर? संरक्षण गुण है। अब देखिए झंडू बम सब जन खरीदते हैं। अब जाइए झंडू बम का ढक्कन, झंडू बम का डिब्बा है, ऐसे करके इसका ऐसे करके गोल डिब्बा होता है। चलिए ऐसे करके जो है सो गोल डिब्बा होता है ना झंडू बम का। आप सभी जन झंडू बम को देखिएगा तो ऊपर से जो होता है तो नीचे से इसको ऐसे कर्व करके नीचे से एक ढक्कन लगा देता है। झंडू बम कितना दूर में है? तो झंडू बम है इतना ही दूर में, इतना ही दूर में। आपको लगेगा इतना बड़ा डिब्बा है तो पूरा रहेगा। आप जाइए जाकर प्रूफ देख लीजिए, पीछे से ढक्कन लगा होगा, उसको खोलिएगा तो ऐसे ही अंदर से ऐसे टेढ़ ऐसे कर्व करके रखा होगा और नीचे से खाली है। तो कंपनी कौन सा गुण लगा दिया? कौन लगा दिया? संरक्षण। मतलब डिब्बा बढ़ा भी देंगे फिर भी उसमें मात्रा बढ़ेगी नहीं। यही कौन सा गुण है? संरक्षण। चलिए विशेष बात विशेष दिन आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट अगला चर्चा वस्तु स्थायित्व गुण। बार बार आता है वस्तु स्थायित्व गुण का संबंध किसे मतलब किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल पियाजे। वस्तु स्थायित्व गुण किसे कहेंगे? तो सुन लीजिए, जब कोई वस्तु नजर के सामने में नहीं रहता है फिर भी हम उसके प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया जानते हैं किसे कहेंगे? जैसे बैठे रहेंगे, कोई मच्छर काट कर भाग गया, मच्छर, तो ये जो किए यही क्या है? कोई क्रिया कर दिया, आप उसको कर दिए अनुक्रिया। तो जब वस्तु नजर के सामने में नहीं रहता है फिर भी बच्चा उस वस्तु के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया। इसको क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व गुण। समझ रहे? जैसे बच्चा को हम लोग क्या करते हैं? कोई खिलौना दे देते हैं या मोबाइल भी दे देते हैं और जब लेने लगते हैं तो देता नहीं है, रोने लगता है, तो उसको हम लेकर ऐसे छीन कर कहते हैं धा कौआ लेकर भाग गया। बच्चा को पता है कौआ लेकर भाग गलो, रुक तोरा देखबे छो। वो अगल बगल में फिर भी खोजता है, उसको पता है झुट्टे का रहा है कौवा लेकर भाग गया होगा यहीं कहीं, तो अगल बगल दाएं बाएं घूम घूम कर देखेगा, खोजेगा बच्चा। तो इसी गुण को क्या कहेंगे? वस्तु स्थायित्व गुण। फिर एक याद कीजिए, बचपन में कहीं जा रहे हैं, अभी भी जाते हैं, जेब में रुपया है, अचानक कभी पर्स इधर उधर से निकाले तो उससे रुपया क्या हुआ? गिर गया। आपको पता नहीं है कहाँ गिरा, दुकान पर गए सामान ले लिया, देखे जा पॉकेट में रुपये नहीं है, तो भाई जे रास्ता दो एलियो वेद रास्ता में तो रुपया, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है रुपया कहाँ गिरा है, फिर भी खोजते चलते हैं, खोजते। तो आप क्या कर रहे हैं? कौन गुण दर्शा रहे हैं? वस्तु स्थायित्व गुण। आप बचपन वाला बात याद आ जाता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है, बचपन में 5 रुपया आ जाता था, आप खोज रहे हैं, आपका कोई छोटा छोटा और दोस्त है, उसको पता चल गया, क्या हुआ? कहिएगा रुपया आ गया है, वो पहले ही कहेगा हमरा सबके मिलते तो हम नहीं दे। तो तब और वस्तु स्थायित्व गुण क्या हो जाते हैं? सक्रिय। भाई हो न हो एकरा हाथ नहीं लागे के चाहिए। तो चलिए वस्तु स्थायित्व गुण समझ गए। जब वस्तु नजर के सामने में नहीं भी रहता है फिर भी बच्चा उसके प्रति अनुक्रिया करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व गुण। अगला है सकर्मक अनुमान। देखिए सकर्मक,
सही अनुमान को कहते हैं सकर्मक अनुमान। कोई भूत पिचास नहीं है, बस दिखा हुआ है। जैसे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो बताइए सबसे छोटा कौन है? तो इसको हिसाब दे करके सबसे छोटा कौन है? सी। अब उत्तर दे दिए, सही उत्तर हुआ। तो यही क्या है? सकर्मक अनुमान। क्या है जी? सकर्मक अनुमान। अगला देखिए, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती जब भी हुआ, प्रतिवर्ती का संबंध किससे है? पियाजे। प्रतिवर्ती मतलब क्या? उल्टा। क्या? उल्टा। एक है प्रतिलोमी चिंतन या पलटावी गुण, वो अलग है। यह है प्रतिवर्ती मतलब उल्टा। देखिए प्रतिवर्ती गुण कब दर्शाता है बच्चा? जैसे बच्चा किसी कार्य को करके, आप याद कीजिए हम लोग जैसे मकई के समय बाइल से दाना जब निकालते थे तो बाइल को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रख करके खिलौना टाइप करके बना देते थे। तो कोई जा करके पाँव से या हाथ से गिरा देता था, तो वो जो गिरा देते थे तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, बच्चा फिर से उसको क्या कर लेता है? बना देता है। मतलब क्या? प्रतिवर्ती मतलब एक बार जहाँ तक चला गया फिर वहाँ से उसको रिटर्न ले आइए, फिर कहिए वहाँ तक जाने के लिए, तो फिर रिटर्न होके वहाँ तक क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इसी को कहते हैं क्या? प्रतिवर्ती। यानी एक बच्चा जहाँ तक किसी विषय वस्तु को सीख लिया है उसको फिर से दूसरे समस्या देकर कहिएगा हल करने के लिए, तो जहाँ तक उसे पता है वहाँ तक उस समस्या को हल करने का प्रयास करेगा। इसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। समझ गए? आगे है देखिए क्रमबद्धता। ध्यान रखिए, क्रमबद्धता मतलब क्रम से लगाना। क्या करना? क्रम से लगाना। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी वस्तु को वजन, रंग, ऊंचाई के आधार पर जब हम क्रम से लगाते हैं, जैसे कतार में नहीं लगाना जी, कतार में लगाना। पंक्तिबद्धता, क्रमबद्धता दोनों सेम ही है। जैसे हम लोग को कहते हैं सो आप ऊंचाई के आधार पर बच्चों को कतार में लगाइए, विदा ले जाइएगा, तो सबसे छोटे बच्चा को पहले दीजिए, फिर उससे बड़े वाले को उसके पीछे, फिर उसके बड़े वाले को उसके पीछे, फिर उसके बड़े वाले को उसके पीछे, ऐसे करके जो आप लगाइएगा तो इस गुण को क्या कहते हैं? क्रमबद्धता। क्या कहते हैं? क्रमबद्धता। या वजन के आधार पर कहेगा तो 50 ग्राम पहले देते हैं, फिर उसके बाद 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर जो है 300 ग्राम, ऐसे करके जो क्रम में लगाइएगा, इसी को क्या कहते हैं? क्रमबद्धता। देखिए संगठन क्या है? विषय वस्तु को सभी को एक साथ जोड़ना या अपने सभी तर्कों को एक साथ सम्मिलित कर लेना या जोड़ लेना, ये क्या कहलाता है? संगठन। क्या कहलाता है? संगठन। अगला देखिए, प्रतिलोमी चिंतन या पलटावी गुण। बार बार आता है, यह किससे संबंधित है? पियाजे से। प्रतिलोमी चिंतन या पलटावी गुण का मतलब होता है बच्चा सामने वाले के बात को सुनकर उसके मंशा को समझ जाता है कि मुझसे क्या निकलवाना चाह रहा है। इसे कहते हैं प्रतिलोमी चिंतन। यानी बच्चा सामने वाले के मंशा को, किसको? मंशा को समझ लेता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिलोमी चिंतन। समझ रहे ना? अगला कहेंगे हम अपलटावी गुण या प्रतिलोमी चिंतन का अभाव। इसका मतलब हुआ बच्चा सामने वाले व्यक्ति के बात को सुनकर उसके मंशा को समझ नहीं पाता है कि यह क्या कह रहा है, नहीं समझ पाता है। तो जो अगर इसको फंसाने भी चाहता है तो फंसा लेगा, तो ये क्या है? अपलटावी। आप बच्चा को फंसाना चाह रहा है, बच्चा नहीं फंसेगा, तो ये क्या है? प्रतिलोमी चिंतन। चलिए अपलटावी गुण के बारे में देखिए, कहते हैं इसका एग्जाम्पल। कोई बच्चा अपना घर पर है, उसका पापा क्या करेगा? घर पे रहेगा। कोई उसके पापा को मानकर चले, उसका पापा या किसी का रुपया रखा हुआ है, वो घर में ऐसे रुका हुआ है, सो मैं बाहर जाऊंगा तो वो व्यक्ति मुझसे बार बार रुपया मांगता है, कहेगा रुपया दो। तो वो अपने बच्चा से कह देगा, बाबू अगर मुझे कोई खोजने के लिए आए तो तुम कहना कि पप्पा घर पे नहीं है, पप्पा घर पे नहीं है। बच्चा तभी कहेगा हाँ ठीक है। कौन बच्चा? अपलटावी या प्रतिलोमी चिंतन का जिसमें अभाव रहेगा वो कहेगा ठीक है। अब फिर वो बच्चा जाएगा बाहर खेलने के लिए। आज जिस आदमी का रुपया रखा रहेगा वो आकर उसको पूछेगा, ए बाबू इधर सुनो तो, कहाँ है तुम्हारा पापा? तो कहेगा हमारा पापा वो तो घरे में है, घरे पर है। तो उसको कहेगा वो सो नहीं, अभी फोन लगाए थे तो बोला था दरभंगा में है, अभी घरे पर है। तो वो कहेगा नहीं वो चलो ने हाथ पकड़ कर देखबे वो घरे पर छे। मतलब बच्चा विचार को बदल नहीं पाएगा। यह है अपलटावी या प्रतिलोमी चिंतन का अभाव। ऐसा बच्चा जो विचार को बदल पाएगा, उसको पप्पा समझाए चाहे नहीं समझाए वो भाप लेगा माहौल क्या है।
बाहर निकलेगा कौन, पलटावी चिंतन वाला, पलटावी गुण वाला बच्चा, उसको कोई कहेगा ए बाबू तुम्हारा पापा कहाँ है जी, और उसका पापा रहेगा घोड़े पर, अब बच्चा अपने से जवाब देगा हो हमू तो अपने पप्पा के खोजे छे, 3 दिन से नहीं मिले छे, हमरा मिलता तोरा मिलता तो हमरो बताइयो कत छे हमर पप्पा। समझ रहे ना, विचार को तुरंत ये क्या कर दिया, बदल दिया। इसलिए आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे, पुलिस बच्चा के बात को ज्यादा क्या करता है, सही मानता है। तो किस बच्चा के बात को, प्रतिलोमी चिंतन वाले बच्चा के बात को नहीं। कौन, अपलटावी, यानी लगभग कितने वर्ष के, 7 वर्ष तक का बच्चा संदर्भ के अनुसार अपने विचारों को चाहकर भी बदल नहीं पाएगा। उसके सामने में जो घटना घटा है, जो उसने देखा महसूस किया है, उसको सही सही बोल देगा। कोई उसको कितना भी कह दे बाबू चॉकलेट देंगे बदल दो रुपया देंगे, वो बदल नहीं पाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है अपलटावी, वो पलट नहीं सकता अपने बात को। इसलिए पुलिस कितने वर्ष के बच्चे का विचार का ज्यादा विश्वास करता है, तो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक का। 7 से बड़ा जब पड़ जाएगा तो पुलिस को ही चक्रिया देगा। तो इसलिए समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब है, देखिए पहले जितना तर्क था वो पूरा हो गया। अब है पियाजे ने बौद्धिक विकास को या संज्ञानात्मक विकास को या मानसिक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा, 4 अवस्थाओं में बांटा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली, संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशीय या संवेदी प्रेरक अवस्था, अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसका आयु कितना है, 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, आयु है 2 से 7 वर्ष, अंग्रेजी में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी अवस्था का नाम है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, आयु है 7 वर्ष से 11, कंक्रीट स्टेज। और चौथी अवस्था का नाम है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आयु है 11 वर्ष से ऊपर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फॉर्मल स्टेज। समझ लेना, ये चारों अवस्था को क्रम से ध्यान रखना है। पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था, आयु 0 से 2 वर्ष। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आयु 2 से 7। तीसरा मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, आयु 7 से 11। चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आयु है 11 वर्ष से ऊपर। अब इसका विश्लेषण करेंगे, एक एक करके पूछता है कौन किस अवस्था से संबंधित है। चलिए पहला अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यह संवेदी पेशीय अवस्था, आयु कितना है, 0 से 2 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार कहेगा किस अवस्था में बच्चा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण का विकास हो जाता है बच्चा में, तो किस अवस्था में, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। या कहेगा किस अवस्था में सबसे पहले अनुकरण के द्वारा सीखना शुरू ही करता है, तब भी देंगे कौन, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। तो सुनिए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण का विकास किस अवस्था में बच्चों में होता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, स्मृति का मतलब होता है याद रखना, और मानसिक निरूपण यही है वस्तु स्थायित्व गुण। कौन सा गुण है, वस्तु स्थायित्व गुण। इसमें बच्चा छोटा भी रहेगा तो उसे अगर भूख लगा है, देखेगा आसपास मम्मी नहीं है, तो पहले धीरे से चिल्लाएगा। उसको पता है पहले मैं धीरे से चिल्लाता हूँ, अगर मेरी मम्मी मेरी बात को सुनेगा तो दौड़ कर आएगा। फिर देखिएगा जैसे ही धीरे से वो रोना शुरू करेगा, अब मम्मी नहीं आ रहा है तो जोर से रोना शुरू कर देगा। तो ये कौन सा गुण है, मानसिक निरूपण। समझ रहे ना, या किस अवस्था से, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। फिर आपसे पूछेगा वस्तु स्थायित्व गुण का संबंध किस अवस्था से है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था से। क्या है वस्तु स्थायित्व गुण, पहले बता दिए। फिर किस अवस्था में बच्चे इंद्रियों के द्वारा सोचता है या सीखता है, अर्थात हाथ नाक कान के द्वारा बच्चा क्या करता है, सोचता है या सीखता है, तो किस अवस्था में, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। फिर आपसे पूछेगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध वृद्धि के किस अवस्था से है, तो कहेंगे शैशवा अवस्था से। कौन अवस्था से जी, शैशवा अवस्था से। तो शैशवा अवस्था का जितना गुण है इसमें आप डाल सकते हैं, इससे अलग एक भी नहीं होगा, चैलेंज के साथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला विचार, अगला देखिए दूसरी अवस्था का। हाँ, दूसरी अवस्था का नाम क्या है, दूसरी अवस्था देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, आयु 2 से 7 वर्ष। अब इस अवस्था में क्या करता है बच्चा,
क्या करता है? तो सबसे पहले प्रतीकात्मक खेल खेलता है या प्रतीक चिन्ह के माध्यम से बच्चा सोचता है। प्रतीक या चिन्ह या संकेत तीनों का भाव एक ही है। बच्चा प्रतीक चिन्ह के माध्यम से सोचता है या प्रतीकात्मक खेल खेलता है। किस अवस्था में? किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, प्रतीक या चिन्ह या संकेत किसे कहेंगे? सवाल भी पूछता है। जब कहीं पर मुख्य वस्तु न होकर उसके जगह किसी दूसरे वस्तु को मान लेते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रतीक या चिन्ह। क्या कहलाता है? प्रतीक या चिन्ह कहलाता है। जैसे कहते हैं ना, सो अगर कितना रुपए केजी, आपसे गणित में भी क्या है, किसी चीज को हम x मान लेते थे, x क्या है? उस वस्तु के बदले में x माने, इसका मतलब x क्या है? प्रतीक या चिन्ह है। समझ गए? जहां पर आप नहीं रहिएगा वहां पर आपका नाम लिख देगा, तो आपका नाम भी क्या है? प्रतीक या चिन्ह है। तो किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर देखिए, किस अवस्था में जीववादी गुण संबंधित है? जीववादी सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में केंद्रीकरण गुण संबंधित है? यह भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है? यह भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी यह विचार को क्रम में यानी उल्टा पुल्टा नहीं कर पाता है, क्रम में रखता है, अर्थात क्रमबद्धता, तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर इसी को कहते हैं अपलटावी गुण का संबंध किससे है? जिसमें बच्चा विचार नहीं बदल सकता है, तो यह भी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और आपको पता है, भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय केवल याद ही करना है, या सबसे संवेदनशील समय किसे मानते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और बस इसमें देखेंगे किस अवस्था में बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने लगता है और पहचानने लगता है। दो ही बात कहे तो कौन लगाएंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो समझ गए? चलिए अगली अवस्था पर चलते हैं हम। नेक्स्ट, अगली अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था। क्रम से भी ध्यान रखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु है 7 से 11 वर्ष। कौन सी आयु? 7 से 11 वर्ष। तो इसकी पहला, किस अवस्था में बच्चे अपने आसपास के वस्तुओं को जानने लगता है, पहचानने लगता है, वर्गीकरण करने लगते हैं, विभेदीकरण करने लगते हैं और तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन लगाएंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखेंगे, सीधे तार्किक चिंतन शब्द लिख दें तो भी मूर्त लगाएंगे, या मूर्त रूप से तार्किक चिंतन शुरू करता है तब भी कौन? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे। मूर्त में अमूर्त रूप से कर भी नहीं पाएगा, शुरू भी नहीं कर पाएगा। कभी कभी कहेगा अभी अमूर्त रूप से प्रारंभ ही कर रहा है, तो पीछे नहीं जाएंगे, अमूर्त रूप से प्रारंभ करेगा अमूर्त अवस्था में, मूर्त रूप से करेगा मूर्त अवस्था में। समझ रहे? या सीधे तार्किक चिंतन दे तब भी मूर्त अवस्था, आ शब्द जोड़ दे मूर्त रूप से तार्किक चिंतन करता है तब भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर विकेंद्रीकरण गुण का संबंध किससे है? विकेंद्रीकरण देख लीजिए, विकेंद्रीकरण गुण का संबंध किससे है? तो हम लोग कहेंगे किस अवस्था से? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। किस अवस्था से है जी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। एक समय में अनेक पक्षों पर ध्यान करना। संरक्षण परीक्षण का संबंध किससे है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है से। बच्चा में प्रतिलोमी चिंतन या पलटावी गुण का संबंध किससे है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। और बच्चा मूर्त रूप से सोचता है किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कोई दिक्कत? शुरू में क्या किए? पूरा माहौल बनाए, अब केवल माहौल पर क्या करना है? आपको वर्षा करवाना है। देखिए आगे। नेक्स्ट, अगली है अंतिम अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त जिसमें जो वस्तु नजर के सामने में नहीं हो, जिसमें कल्पना कर सके। औपचारिक का मतलब है जिसमें नियम हो। इसकी आयु कितना है? 11 वर्ष से ऊपर। कितनी है? 11 वर्ष से ऊपर। विद्यार्थी इसमें तर्क लगा ही नहीं पाता। कहीं पर भी कहे अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन अभी अभी शुरू किया, शुरू हो गया, शुरू होने वाला है, सीधे लगाएंगे कौन? अमूर्त अवस्था में। कौन अवस्था में? अमूर्त अवस्था में। कोई बच्चा कहेगा बच्चा नम्मा में जाने वाला है, नम्मा में चला गया, नम्मा पढ़ रहा है, तो सर कब? जब 8वां क्लास पास होगा तब। ऐसा नहीं 8वें में नहीं, 8वां क्लास पास होगा तब। तो पीछे नहीं जाना है, नम्मा क्लास में। नम्मा का सारा गुण नम्मा में, 10वां का सारा व्यवहार 10वां में। उसी प्रकार मूर्त का सारा व्यवहार मूर्त में
और अमूर्त का सारा व्यवहार अमूर्त में। इसमें विद्यार्थी इतना कंफ्यूजन काहे मतलब टेंशन लेकर बैठा रहता, मुझे यही दिक्कत है, कितना भी समझा लो कितना भी समझ, लेकिन वो वही करेगा जो पहले से समझा है। कहीं पर भी अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन प्रारंभ किया है, अभी अभी शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है। कुछ भी रहे पूरा स्ट्रिक्ट होके लगाना है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा स्टेज, समझ रहे ना। अब फिर निगमनात्मक, नियम से औपचारिक ज्ञान जिसमें नियम हो, निगमनात्मक विचार विकसित होता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का ही लिखा हुआ है, कल्पना, अभिकल्पना, परिकल्पना, यहाँ पर कल्पना बता दिए, जो भी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसकी है कुछ अन्य अवस्था। पियाजे के अन्य सिद्धांत, निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे। कार्य क्रिया अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे। पियाजे ने भी नैतिक विकास की 2 अवस्था दिया। प्राय नैतिक अवस्था, इसकी आयु है 2 से 8 वर्ष। स्वायत्त नैतिक अवस्था 9 से 11। जब भी ध्यान रखेंगे, सीधे पूछेगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलवर। कौन लगाएंगे? कोहलवर। अब पियाजे के अनुसार पूछेगा तो वो लिख देगा पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्था दिया? 2, प्रायत्त और स्वायत्त। या सीधे पूछेगा प्रायत्त नैतिक अवस्था और स्वायत्त नैतिक अवस्था किसने दिया? पियाजे। अगर ये सब नहीं देकर केवल कहेगा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलवर। तो सर ये था पियाजे के विचार। तो इतना तो आशा कर रहे हैं कि हर एक विचार तर्क के साथ आपके मस्तिष्क में हम क्या कर दिए, उतार दिए। हिम्मत है तो पियाजे से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलती करके देखिए। फिर मिलते हैं वाइगोस्की कोहलवर्ग के वीडियो में। तब तक के लिए आज की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।